आज तुमने महिला आयोग बनाया, पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया भाई? महिला आयोग में चली जाएगी महिला अपनी शिकायत लेके, पुरुष किसके पास जाकर रोएगा? पुरुष के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं इस देश में। पूरा ब्लैकमेल करता, पूरा परिवार सम्मिलित होता है, बेटी के साथ पूरा उसका मायका शामिल हो जाता है। मतलब मरना पड़ेगा, अपनी व्यथा बताने के लिए मरना पड़ेगा पुरुष को। बॉलीवुड ने प्रचारित किया था कि मर्द को दर्द नहीं होता, और उसके बाद कई फिल्में बनी, कई सीरियल बने, लेकिन भैया मर्द को दर्द होता है, मर्द के सीने में भी दिल है। आज मियाँ बीबी और बच्चे रहते हैं, तो एक बात बताओ, उनके अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समझाने के लिए कोर्ट कचहरी जाए तो पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुष की कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा उसे जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा और इस तरह का कानून लाना पड़ेगा। आपकी फैमिली वैल्यूज हैं उसको आपने खत्म कर दिया, फैमिली वैल्यूज खत्म कर दिए तो क्राइम बढ़ेंगे। उसको मालूम है कि मैं मर्डर करूं चाहे कुछ भी करूं, 7 साल 8 साल जेल काटूंगी, आराम से वापस आऊंगी, पति की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे 1/2 मिलेगा। पति का जो हिस्सा था उसने ले लिया, बाप में 1/2 लेगी, लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तो भैया ये बताइए कि जो उसके घर वाले हैं वो उसको 1/2 अगर नहीं देते हैं, आधा हिस्सा उसका भाई नहीं देता, तो वो कोर्ट जाएगी, फिर अपने भाई का मर्डर करवाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, बीते दिन जिस तरीके से देश की कोने में से, मेरठ में से खबर निकल के आती है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उसके बाद में लगातार मांगे उठ रही है कि आखिर कब तक पुरुषों के ऊपर ऐसे देश में अत्याचार होता रहेगा और पुरुषों को कब तक ऐसे इग्नोर किया जाएगा। उसको लेकर करते हैं यहाँ पर लोगों से बात। हमारे लोग बोलते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पुरुषों के ऊपर लगातार ये आक्रमण, हत्याएं बढ़ती जा रही है, क्रूरता होती जा रही है, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भैया ये तो पढ़े लिखे से पूछो, जिन्होंने इस देश का नियम कानून बनाया था, जिनको ना ए का पता ना बी का पता नहीं कौन से कॉलोनियल माइंडसेट में जाहिलों की भाषा सीख के कानून बना के चले गए। अरे भैया तुम मान लीजिए कोई मेरा भाई है या मैं कोई मेरी बहन है, ठीक है, एक फैमिली में 3-4 लोग ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भाई होता है, एक बहन होती है, एक माँ होता है, एक बाप होता है। आज की डेट में जो हमको सो कॉल्ड हमें गधों ने बताया हुआ, हमारे देश के जो बहुत एक्सपर्ट लॉ मेकर थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तुम तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ। वो बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि उसका एक भाई जिंदा था। अगर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी पे अपनाया होता, अगर उसका एक बच्चा रहा हुआ था, तो आज तो ये हमके केस का पता भी नहीं लगता कि कब मार के फेंक दिया गया वो। तो जब आपकी फैमिली वैल्यूज हैं उसको आपने खत्म कर दिया, फैमिली वैल्यूज खत्म कर दिए तो क्राइम बढ़ेंगे। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि पति में मैं मर्डर करूं चाहे कुछ भी करूं, 7 साल 8 साल जेल काटूंगी, आराम से वापस आऊंगी, पति की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे 1/2 मिलेगा, ठीक है। पति का जो हिस्सा था उसने ले लिया, अब उसके ऊपर निकल के आएगी, बाप में 1/2 लेगी, लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तो भैया ये बताइए कि जो उसके घर वाले हैं वो उसको 1/2 अगर नहीं देते हैं, आधा हिस्सा उसका भाई नहीं देता, तो वो कोर्ट जाएगी, फिर अपने भाई का मर्डर करवाएगी। तो भैया जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सोशल, जो बहन मेरे लिए इज्जत होती थी, जो बहन या बेटी पूरे गांव के लिए इज्जत होती थी, उसके ऊपर आने वाला संकट पूरे गांव पे संकट माना जाता था, उसको आज पूरा गांव, पूरा समाज एक दुश्मन की दृष्टि से देखता है कि अगर ये मेरे यहाँ है तो ये मेरी दुश्मन है। बाप मर गया, मैं माँ बाप भाई बहन सबकी जिम्मेदारी अगर उठाता भी हूँ, तब भी माँ को 1/3 चाहिए और बहन को 1/3 चाहिए। मैं काम करके मर रहा हूँ, भैया मुझे क्या मिला? इसका कोई जवाब देगा? तो भैया अपने लॉ मेकर से पूछो ना कि भैया तुम कानून बनाते समय तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा गया था कि कुछ और भर दिया गया था, वो नहीं पता। देश के अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए। होने ही नहीं चाहिए, ये इस तरीके का रूल होना ही नहीं चाहिए। आपको वो रूल फॉलो करना है जो सदियों से इस देश में चला आ रहा है, वो आप कर नहीं सकते। क्योंकि आपको इंडिविजुअल बनना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है, वो आपसे होना नहीं है। क्यों? आपने वेस्टर्न को कॉपी किया, जिनके यहाँ औरतें की क्या हैसियत है, मान लीजिए 2000 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब्राहमिक रिलीजन के कॉन्सेप्ट में आपने सीरिया में देखा था ISIS ने वो यजीदी लड़कियों के साथ क्या किया था। तो वो माइंडसेट वाले को जब आप कॉपी करेंगे अपने यहाँ से, जहाँ औरतों का अत्याचार, औरतों के ऊपर थोड़ी सी गलत निगाह डालने के बाद रावण को आतंक जलाया जाता हो, और महाभारत के जितने कैरेक्टर हों उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई हो, जिसका प्रमाण मौजूद हो, आप बता दीजिए कि इतने अटैक में, इतने साल के मुगलों के शासन में किस हिंदू ने किसी औरत की मुसलमान औरत का रेप किया?
तो ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये उनका है जो औरतों को इक्वल मानते ही नहीं है। उनकी नज़र में औरत ये एक सेक्स स्लेव होती है, उसको पकड़िए, खरीदिए, सेक्स कीजिए, ले जाके मार्केट में बेच दीजिए। तो वो लोग जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उनका कोई ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। तो वो आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो आपका सोशल ताना बाना जो है, एक सामाजिक चीज़ है, वो टूट जाएगी। जब वो टूटेगा तो यही होगा जो हुआ है। अब इसका एक क्लियर एग्जांपल आपको नागपुर में दिखा देता हूँ। नागपुर में क्या हुआ था, 1 करोड़ का फ्लैट, 25 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख का फोन काम आया, 20 लोग आए, घर फूके, चले गए। आप रिटेलिएट कर पाए नहीं। किसको बुला रहे थे? हमारी सिक्योरिटी पुलिस करेगी। अरे भैया, पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी करेगी जो खुद कुत्ते जैसे पिटी है कि नहीं पिटी है, घायल हुए कि नहीं हुए हैं, तो उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे? अरे भाई, उसके भी बीवी बच्चे हैं। जो पुलिस की नौकरी कर रहा है उसके भी बीवी बच्चे हैं। वो क्यों अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बीवी बच्चों को बचाएगा? भैया, आपको बचना है तो आपको अपना समाज मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिटी मजबूत करनी पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली मजबूत करनी पड़ेगी। आपको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। आज के एक और कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, आपने एक सीरियल देखा होगा शायद, यहाँ बालिका बधू देखा था, उसमें क्या दिखाया गया था? प्लीज एक्सप्लेन करिए। नहीं, आप बताइए ना, नहीं आप बताइए ना। शादी होती है, बहुत कम उम्र की लड़की होती है, क्यों हुई थी? क्या दिखाया गया था उसमें? आप बताइए ना कि एक लड़की की कम उम्र में शादी होती है तो क्या दिखाया गया था उसमें? किसी ने ये नहीं बताया ना आपको कि क्यों उस लड़की की कम उम्र में शादी हुई थी। ये तो नहीं बताया गया आपको। भैया, क्यों नहीं बताया गया? ये भी तो जानना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया भारत में कि हमारे 8 साल 10 साल की लड़कियों की शादी करनी पड़ी। बताएंगे कभी? किसी ने बताया आपको? नहीं बताया होगा, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इससे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी मुश्किल से 5 से 7% है, इतनी है ना। 2 से 2.5% आबादी जो है वो क्षत्रियों की है, ठीक है, और 1-1.5% बेचारे सरदार घूम रहे हैं। यही आबादी कुल मिला के 10% नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है भैया? आज तक तो यही आरोप लगा है कि सबके ऊपर शासन यही करते रहे हैं, सबको यही लूटते खसोटते रहे हैं। तो भैया, इनकी आबादी क्यों नहीं है? और जिनकी आबादी थी, जो रजवाड़े थे, उनको आपने ओबीसी में डाल दिया। उनको तो इस कदर आपने बेइज्जत किया हुआ है कि वो बेचारे सोच के नहीं कुछ बोलते हैं। कुछ बोलने जाते हैं तो समाज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इस देश में अहिर राजा थे कि नहीं थे? थे ना। कुशवाहा राजा थे कि नहीं थे? मौर्य राजा थे कि नहीं थे? वो किस में आते हैं आज? चौहान किस में आते हैं आज? आते कि नहीं आते? राजभर किस में आते हैं? तो भैया, जो हमारे समाज का कोर वैल्यू था उसको तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। किस चक्कर में डिस्ट्रॉय किया? भैया, इनको बेनिफिट मिलेगा? बताइए। इनको अगर शर्मा लिखने से बेनिफिट मिलता है, मुझे गौतम लिखने से बेनिफिट मिल रहा है, इनको तिवारी लिखने से नुकसान हो रहा है, तो हमारे इनके में क्या प्रेम बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा ना। तो भैया, उन लॉ मेकर से पूछिए ना, जब आप कानून बना रहे थे तो आपने क्या सोच के इस कंट्री में कानून बनाया था। अब रही बात, आगे आ जाइए इस मॉडर्न एज में, जब औरतों के बच्चे पैदा करने की उम्र होती है तो आप उनको ऑफिस में भेज देते हैं कि भैया ऑफिस में चले जाओ, ठीक है। आपका घर गया, बीबी गई, बच्चा गया, प्रोडक्टिविटी गई, सब कुछ खत्म हो गया। भैया, 32 साल की औरत, 32 साल की औरत क्या बच्चे पैदा करेगी भाई? जब बच्चा पैदा करने का टाइम आ रहा है तो आप उसको काम करवा रहे हो। फर्टिलिटी ईयर में तो वो बेचारी काम कर रही है। इतना मानसिक डिप्रेशन में डाल दिया उसको कि उसकी कोई वो नहीं है, ना करे तो और गालियाँ सुनो। तो ये समाज देखिए, ऑफिस टू क्लासरूम टू ऑफिस का जो मॉडल है, इससे बाहर निकलिए। समाज के कोर वैल्यू को पहचानिए, आबादी बढ़ाइए, ठीक है। आबादी बढ़ाएंगे, आपकी फैमिली सशक्त होगी तो आप अपने ऊपर आने वाले अटैक को झेल पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यही होगा। जो इक्वालिटी का लॉ बनाया गया ना, इसको तुरंत प्रभाव से डिसमेंटल करिए। एकदम ये क्लियर रूल बना दीजिए, अगर पति चाहता है बीवी को हिस्सा देगा, बाप चाहता है तो बेटी को हिस्सा देगा। उसका कोई राइट नहीं रहेगा जब तक कि उसके माँ बाप जिंदा है। सर, जिस तरीके से देखा गया मेरठ को लेकर सर ने बात बोली कि लॉ जैसे होने नहीं चाहिए, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? जो निर्मम हत्या की गई, जैसे बार बार देश में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखो, 60 से 70 साल हो गए, कानून जो है थके हुए कानून आज भी चल रहे थे। कई ऐसे कानून थे पिटारे में जिसको हटाया गया है। अब मतलब ये 10 सालों में ज़्यादातर जो थके हारे कानून थे उनको हटाया गया। ये कानून सारे अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं।
अंग्रेज़ों का एक ना कहते हैं पोलराइजेशन करने का एक तरीका था, वो उसी धरने पे ये देश चलता रहा। आज तुमने महिला आयोग बनाया, पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया भाई? महिला आयोग में चली जाएगी महिला अपनी शिकायत लेके, पुरुष किसके पास जाकर रोएगा? पुरुष के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं इस देश में, पुरुष प्रधान देश कहते हो, फिर पुरुष के लिए तुमने बनाया क्यों नहीं? मतलब पुरुष आयोग बनाते, वो भी अपनी बातें रखता है। अगर सारे कानून तुमने अगर औरतों को दिए तो कुछ ऐसे राइट पुरुषों को भी देना चाहिए था, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में जैसे ये हो रही हैं यातनाएं, ये हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते समाज में जाके, किसी लायक नहीं छोड़ा। आज कानून बनाने की कोई बारी आती है तो जितने भी वामपंथी, जितने भी मतलब विपक्ष वाले हैं, उनको उसमें मुसलमान हिंदू लेके आ जाते हैं, इसमें तो उनका नुकसान हो रहा, उनका नुकसान हो रहा, ये ओबीसी वो फलाना। अरे भैया तुमने जात कास्ट का तुमने वो पकड़ के रखा। तो इस तरह की चीज़ें अब समझनी चाहिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें घटनाएं आगे ना बढ़ें, तो एक सशक्त पुरुष आयोग बनाओ और कानून लाओ इस तरह का कि जो प्रॉपर्टी का अभी बताया उन्होंने कॉन्सेप्ट, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि वो बता चुके हैं, मैं दोबारा बताने का कोई बहुत बड़ा इशू रहता है प्रॉपर्टी को लेकर, एलिमनी देनी पड़ती है, करोड़ रुपए मांगे जाते हैं महिलाओं के द्वारा पुरुषों से, और पुरुष कहाँ से इतना होता है, पूरा ब्लैकमेल करता है, पूरा परिवार सम्मिलित होता है, बेटी के साथ पूरा उसका मायका शामिल हो जाता है। अभी एक केस सामने ही आया था रिसेंटली बेंगलोर का, तो उसमें देखा गया कि भाई पूरा परिवार लिप्त था, भाई से लेके उसकी माँ तक सबको पता था कि हाँ हमारी बेटी किस तरह का क्या उसके साथ हिंसा हो रही है, किस तरह घरेलू प्रताड़ना झेल रहा था। और उसके बाद उसने अपने सुसाइड नोट में लिख के गया तो लोगों के संज्ञान में आया। मतलब मरना पड़ेगा, अपनी व्यथा बताने के लिए मरना पड़ेगा पुरुष को। जो पुरुष भाई देखो वो जब उसका बच्चा, वो कहते हैं ना माँ गोद में लेती है बच्चे को, कमर पे कहती बेटा जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक देख, लेकिन बाप होता कंधे पे बिठाता, कहता बेटा जहाँ नहीं देख रहा ना वहाँ तक तू देख। तो बाप की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के कानून, सख्त कानून लाना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस पे चर्चा करना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में हो कहाँ रही है चर्चा? पार्लियामेंट में तो बवाल हो रहा है, विपक्ष को तो दूसरे मुद्दे है वो जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों में दिख रहा सब कुछ। अगर इन मुद्दों पे बात हो, यही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष का हमने एलओपी जिसको चुना वो बाहर है, जिसको अटेंडेंस पूरी देनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा गैर हाजिर रहता है। तो बताओ ना, इस देश की विडंबना ये है कि हम एलओपी भी अगर चुनते हैं तो हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, एलओपी मिल जाता है मंदबुद्धि। सवाल हो रहा है पुरुषों के प्रति ऐसी मानसिकता बना दी गई कि जो मर्द है उसको दर्द नहीं होता, इसलिए कई पुरुष हैं जो अपनी व्यथा बता भी नहीं पाते हैं। बॉलीवुड ने प्रचारित किया था कि मर्द को दर्द नहीं होता, और उसके बाद कई फिल्में बनी, कई सीरियल बने, लेकिन भैया मर्द को दर्द होता है, मर्द के सीने में भी दिल है, मर्द भी जिंदगी भर अपने बच्चों को खपा देता है बड़ा करने में। बहुत सारी चीज़ें बाप सेक्रीफाइस करता है भाई साहब, अपने बच्चों को जो चीज़ वो कभी भी वियर नहीं कर सकता वो अपने बच्चों को दिला देता है, अपनी औकात से बढ़ के करता है, वो पूरी ताउम्र जिंदगी भर करता रहता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चों के लिए भी। तो इसलिए बाप को और पुरुष को लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार कोई कानून इस तरह का बनाए जिसमें मौलिक अधिकार पुरुषों को दिया जाए, क्योंकि बहुत हो चुका, अब उस तरह का नहीं रहा, अब सेकुलर फैमिली हो रही है। पहले बहुत बड़ी फैमिली होती थी लोगों का, तो कोई हिंसा बच जाती थी क्योंकि लोग मिल के सुलटा लेते थे। लेकिन आज इंडिविजुअल लोग हैं, आज मियाँ बीबी और बच्चे रहते हैं। तो एक बात बताओ, उनके अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समझाने के लिए कोर्ट कचहरी जाए, तो पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुष की कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा उसे जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा और इस तरह का कानून लाना पड़ेगा। और विपक्ष को मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। तुम्हें हमने विपक्ष चुना भैया, तुम्हें खैरात बांटने के लिए और घूमने के लिए और टूर करने के लिए और ऐश करने के लिए नहीं। सरकार में तभी आओगे जब बेसिक मुद्दों पर बात करोगे पार्लियामेंट में। रोकने आपको लगा पुरुष आयोग की जरूरत है, बनाना चाहिए? बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष को दोनों को, जितना विपक्ष को जितना पक्ष को है उससे ज्यादा विपक्ष को ताकत लगानी चाहिए इसमें। क्योंकि भैया समाज जो है वही समाज तुम्हें भेज रहा हुआ, जहाँ पे तुम जिस सीट पे बैठो विराजमान हो ना, उसी समाज की देन है। अगर इसी तरह रहा, हिंदू मुसलमान ही तुम पे राजनीति खेलनी है, अगर विपक्ष भी वो विपक्ष पीछे नहीं है, विपक्ष बढ़ चढ़ के है इनमें, इस तरह की चीजें अगर तुम्हें करनी है तो भैया सोचना पड़ेगा तुम विपक्ष लायक हो भी कि नहीं हो।